नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल टारगेट क्लासेस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, हमारी जो पिछली क्लास हुई थी उसमें हमने हमारा जो EO-RO का जो सिलेबस है पार्ट बी का, उसके बारे में हमने देखा और हमने हमारे सिलेबस को 3 भागों में हमने बांटा। और पार्ट बी का जो हमारा सिलेबस है उसके ए भाग में हमने स्कीम लिखी, बी भाग में हमने जो है नगर पालिका के 3 रूल्स लिखे और भाग जो हमारा सी था उसमें हमने जो है राजस्थान नगर पालिका एक्ट 2009 जो है उसको हमने वहाँ डिवाइडेशन इसका किया था। साथियों, हमने हमारी पहली कक्षा के अंदर जो नगर पालिका के द्वारा संचालित प्रमुख योजनाएं हैं और हमारे पाठ्यक्रम के अंदर 8 योजनाएं हैं, उनमें से जो पहली योजना थी इंदिरा योजना, उसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। आई होप हमारा ये जो वीडियो था, पिछला वीडियो, वो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आज का हमारा ये जो वीडियो है निश्चित रूप से आपको बहुत अच्छा लगेगा। प्लीज़ आपसे हमारा निवेदन रहेगा कि हमारा ये जो YouTube चैनल है टारगेट क्लासेस से, इसको आप प्लीज़ शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए और अन्य अच्छे वीडियो लाकर आपको प्रोवाइड करवा सकें। तो साथियों, आज हम हमारा जो भाग बी है उसका जो पार्ट सी है, जो हमने पाठ्यक्रम को डिवाइड किया था, उसके अनुसार हमारा जो राजस्थान का जो नगर पालिका एक्ट है, राजस्थान नगर पालिका एक्ट 2009, ये हमारे पाठ्यक्रम में है और ये हमारे पाठ्यक्रम का जो भाग बी है उसका एक इम्पोर्टेंट सेगमेंट है। हमारे पार्ट बी में जो 40 क्वेश्चन आएंगे, आप मान के चले कि कम से कम 25 क्वेश्चन इसी एक्ट से आएंगे। तो इस एक्ट को हमें बहुत अच्छे तरीके से समझना है, याद करना है, ताकि हम हमारे एग्जाम के अंदर इस एक्ट से जितने भी क्वेश्चन आए उनको सही तरीके से कर सकें। आज हमारी ये जो क्लास है वो इस एक्ट के परिचय के बारे में रहेगी, जिसमें हम एक छोटी सी कहानी, एक ट्रिक के द्वारा इस एक्ट का जो परिचय है उसको याद करने का प्रयास करेंगे। तो साथियों, आइए हम हमारे स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं हमारे पाठ्यक्रम में जो राजस्थान नगर पालिका एक्ट 2009 है, ये नगर पालिकाओं के संचालन के लिए बनाया गया है। जिस प्रकार से हमारे देश के अंदर हमारे देश की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए हमने संविधान बनाया है, उसी प्रकार से इस एक्ट को हम राजस्थान की जो नगर पालिकाएं हैं उनका हम इसे संविधान कह सकते हैं, क्योंकि इसी एक्ट के तहत हमारे जो नगरीय निकाय हैं वो संचालित होते हैं। हमारी जो नगर पालिकाएं हैं उनका शासन कैसे चलाया जाएगा, उनमें कर्मचारियों की भर्ती कैसे होगी, उनकी आय कैसे होगी, इसके अलावा उनको शक्तियां कहां से प्राप्त होगी, इन सब तमाम चीजों के एक्ट में वर्णन किया गया है। अब बात आती है कि हमारा ये जो एक्ट है इसकी हिस्ट्री क्या है, इसका इतिहास क्या है। हमारे भारत के अंदर जो नगरीय शासन है उसका इतिहास बहुत पुराना है। हम शासन की तो उस समय सबसे पहले हमारे भारत के अंदर 1687 ईस्वी के अंदर मद्रास के अंदर सबसे पहली जो है नगरीय निकाय की स्थापना की गई थी। 1687 में मद्रास में नगर निगम की स्थापना की गई थी। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एग्जाम में आ सकता है कि भारत के अंदर सबसे पहले नगरीय निकाय की स्थापना कहाँ हुई थी। उसके बाद जैसा आपको पता है कि अंग्रेजों ने जो है भारत के ऊपर शासन करने के लिए विभिन्न प्रकार के चार्टर एक्ट बनाए। उन्हीं में से एक एक्ट था 1792 का रेगुलेटिंग एक्ट। इस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत अंग्रेजों ने जो है कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में जो है इन तीनों
शहरों के अंदर जो है उन्होंने नगरीय निकायों की स्थापना की। उसके बाद हमारे राजस्थान की बात आती है। राजस्थान में सर्वप्रथम 1865 के अंदर माउंट आबू के अंदर पहली नगरपालिका की स्थापना की गई। उसके बाद 1885 तक हमारे 3 जोधपुर, कोटा और बीकानेर, इन तीनों रियासतों के अंदर नगरीय निकायों की स्थापना हो चुकी थी। उसके बाद बात आती है 1885 के बाद में। उस समय तक अंग्रेजों का हमारे देश के ऊपर शासन था और उस समय तक ये जो नगरीय निकाय थे वो पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं थे। इनको किसी प्रकार की कोई स्वायत्तता प्राप्त नहीं थी, ये अंग्रेजों के अधीन ही काम करते थे। फिर जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में, तो 47 के बाद में लगभग हमारी जितने भी जो देशी रियासतें हैं उन सब के अंदर नगरीय निकायों की स्थापना हुई। और सबसे पहले नगर पालिकाओं के संचालन के लिए जो एक्ट बनाया गया वो था नगर पालिका कस्बा अधिनियम 1951। सबसे पहले नगर पालिकाओं के संचालन के लिए जो भारतीयों के द्वारा जो एक्ट बनाया गया वो था नगर पालिका कस्बा अधिनियम 1951। चूंकि यह जो एक्ट था वो सभी देशी रियासतों पर लागू नहीं था, उनमें से अजमेर और जो माउंट आबू है उन पर यह एक्ट लागू नहीं था। इसके बाद 1959 के अंदर राजस्थान म्यूनिसिपल एक्ट 1959 लाया गया और इसके तहत हमारे जो नगरीय निकाय हैं इनका संचालन किया जाने लगा। और साथियों, जैसा आपको पता हो, लगातार 1959 से लगाकर 2009 तक हमारी जो नगरीय निकाय हैं, जो नगर पालिकाएं हैं, और जिस नगर पालिका में नगर पालिका बोर्ड, नगर परिषद और नगर निगम शामिल होते हैं, उनका संचालन लगातार 2009 तक इसी एक्ट के तहत किया जा रहा था। फिर 11 सितंबर 2009 को हमारी जो राज्य सरकार है उसने इस नियम को प्रतिस्थापित कर दिया और इस नियम के स्थान पे नियम लेके आए राजस्थान नगर पालिका एक्ट 2009। साथियों, ये इतिहास हमें जानना इसलिए जरूरी है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि राजस्थान नगर पालिका एक्ट का पूर्ववर्ती एक्ट कौन सा था। इसलिए हमने ये सब इतिहास जाना है। क्वेश्चन आ सकता है कि भारत में सबसे पहले नगरीय निकाय की स्थापना कहाँ हुई, राजस्थान में सबसे पहले नगरीय निकाय की स्थापना कहाँ हुई। तो इन चीज़ों के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। साथियों, जैसा हमें पता है कि ये जो हमारा नगर पालिका एक्ट 2009 है वो एज ए संविधान है। जिस प्रकार से हमारे भारत देश का जो शासन है वो संविधान के तहत चलाया जाता है, उसी प्रकार से नगर पालिकाओं का जो शासन है वो इस एक्ट के तहत चलाया जाता है। हमें पता है, हमें जानकारी है कि हमारा जो भारतीय संविधान है वो विभिन्न भागों में बटा हुआ है। हमारे संविधान के अंदर 22 भाग हैं, 12 अनुसूची हैं और मूल रूप से 395 अनुच्छेद हैं। वर्तमान के अंदर ये बढ़कर के 400 से ऊपर हो चुके हैं, लेकिन जब हमारे मूल अनुच्छेद की बात आती है तो 395 हैं और 5 परिशिष्ट हैं। उसी प्रकार से हमारा ये जो नगरपालिकाओं का जो ये एक्ट है ये भी विभिन्न अध्याय में, विभिन्न अनुसूचियों में और विभिन्न धाराओं में बटा हुआ है। हमारे इस एक्ट के अंदर 344 धाराएं हैं, इसके अंदर 6 अनुसूची हैं और 17 अध्याय है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमें पता होना चाहिए कि हमारा ये जो नगरपालिका अधिनियम 2009 है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, इसमें कुल कितनी धाराएं हैं, कुल कितनी अनुसूचियां हैं और कुल कितने अध्याय हैं, ये हमें पता होना चाहिए। इसके बाद आज हम इसमें बात करेंगे, हमारे इस क्लास में हम बात करेंगे कि हमारे ये जो 17 भाग हैं, इन 17 भागों में कौन से भाग में किस चीज़ के बारे में वर्णन किया गया है और इन 17 अध्यायों के अंदर कौन से अध्याय में किस चीज़ का वर्णन किया गया है। इस चीज़ को हम एक छोटी सी कहानी,
एक ट्रिक के द्वारा इसको हम याद भी करेंगे। निश्चित रूप से साथियों आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आप हमारी ट्रिक को देखेंगे तो आपके मनोमस्तिष्क में ये जो 17 अध्याय हैं ये पूरी तरह से आपको याद हो जाएंगे। तो साथियों एक बार हम ब्रीफली देख लेते हैं सबसे पहले कि कौन से अध्याय में क्या है और कौन सा अध्याय कौन सी धारा से कौन सी धारा तक वर्णित है। फिर आगे हम हमारी जो आगे वाली जो हमारी जो पीपीटी आएगी उसमें हम देखेंगे कि हमारी कहानी क्या है। हम यदि बात करें तो हमारा जो अध्याय 1 है उसमें वर्णन किया गया है प्रारंभिकी का। प्रारंभिकी का मतलब होता है कि इसमें ये जानकारी दी गई है हमें कि हमारा ये जो राजस्थान नगरपालिका एक्ट है इसका संक्षिप्त नाम क्या है, इसका प्रसार कहाँ तक होगा और ये प्रभाव में कब से आएगा। इसमें जो है धारा और 1 से 2 का वर्णन है। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारी इस एक्ट का जो पहला अध्याय है उसमें प्रारंभिक की जानकारी के बारे में वर्णन किया गया है। इसमें 2 धाराएं हैं, धारा 1 और धारा 2। धारा 1 में हमें ये जानकारी दी गई है कि हमारे इस एक्ट का संक्षिप्त नाम क्या है, इसका प्रसार कहाँ तक है और इसका जो प्रभाव है वो कब से होगा। इसका जो प्रभाव है वो 11 सितंबर 2009 से होगा। हमारे इस मूल एक्ट के अंदर धारा 1 में कहा गया है कि राज्य सरकार जब भी अधिसूचना को गजट में प्रकाशित करेगी, जिस दिनांक को गजट में अधिसूचना को प्रकाशित करेगी उसी दिन से यह एक्ट प्रभावी हो जाएगा। तो साथियों हमारे इस एक्ट को जो है राज्यपाल साहब की अनुमति 11 सितंबर 2009 को मिली और यह गजट में भी प्रकाशित 11 सितंबर 2009 को ही हुआ था। इस कारण से इसके प्रभावी होने की जो दिनांक है वो 11 सितंबर 2009 है। क्वेश्चन एग्जाम में घुमा करके आ सकता है कि हमारा ये जो एक्ट है इसको राज्यपाल साहब की अनुमति कब मिली और गजट में जो है ये प्रकाशित कब हुआ, ये प्रभाव में कब आया। हमारी जो शब्दावली है उसको परिवर्तित करके भी हमें एग्जाम के अंदर हमें थोड़ा सा मिसगाइड किया जा सकता है, लेकिन हमें घबराना नहीं है दोस्तों, हमें इस शब्दावली को समझ लेना है। आगे हम बात करते हैं कि ये प्रभाव में कब से आया, इसका प्रसार कहाँ तक है। इसका जो प्रसार है वो संपूर्ण राजस्थान के जो शहरी निकाय हैं, जो शहरी क्षेत्र हैं, उनमें केवल सैनिक छावनी को छोड़ करके सब में है। अब हमारे राजस्थान में वर्तमान में केवल एक सैनिक छावनी वाला क्षेत्र है, वो नसीराबाद है जो अजमेर में है। ये जो नसीराबाद है अजमेर में, इस क्षेत्र को छोड़ करके हमारे जितने भी शहरी निकायों वाले क्षेत्र हैं संपूर्ण राजस्थान में, उन सब में यह हमारा एक्ट प्रभावी है, नसीराबाद को छोड़ के। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि जब नसीराबाद में यह एक्ट प्रभावी नहीं है तो फिर वहां पर शासन कैसे होता है। तो साथियों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि नसीराबाद में जो सैनिक छावनी है वहां पर जो है हमारे भारत सरकार का जो गृह मंत्रालय है उसके द्वारा यह क्षेत्र शासित होता है। तो हमारा जो अध्याय 1 है उसमें प्रारंभिक की जानकारी दी गई है, उसमें 2 धाराएं हैं, 1 और 2। 1 में हमने जान लिया कि 1 में क्या क्या वर्णित है, इसका संक्षिप्त नाम, कि इस एक्ट का संक्षिप्त नाम क्या होगा। इस एक्ट का संक्षिप्त नाम होगा राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009। यह प्रभाव में कब से आएगा और इसका प्रसार कहां तक होगा। हमारी धारा 2 में परिभाषाओं का वर्णन किया गया है कि इस हमारे नगरपालिका एक्ट में जितनी भी शब्दावली काम में ली गई है उनकी परिभाषा क्या है, वो आगे हम पढ़ेंगे। आगे हम चलते हैं कि हमारे अध्याय 2 के अंदर नगरपालिकाओं के गठन व शासन की जानकारी दी गई है कि नगरपालिकाओं का गठन कैसे होगा, उनका परिसीमन कैसे होगा, उनकी सीमाओं में परिवर्तन कैसे होगा और नगरपालिकाओं का जो प्रशासन है, जो शासन है वो कैसे होगा, वो कैसे संचालित होगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस एक्ट का। इसमें धारा 3 से लगा करके 51 का वर्णन किया गया है। अध्याय 3 के अंदर कार्य संचालन व वार्ड समिति के बारे में वर्णन किया गया है। इसमें यह बताया गया है कि हमारी जो नगरपालिकाएं हैं वो कार्य कैसे करेगी और हमारी नगरपालिकाओं को जो है कितने वार्डों में विभाजित किया जाएगा, उन वार्डों की सीमाएं क्या रहेगी, उन वार्ड समितियों के क्या क्या कार्य रहेंगे, उनका अधिकार क्षेत्र क्या रहेगा।
इसमें धारा 52 से लगा करके 66 तक का वर्णन किया गया है। अगला हमारा जो अध्याय आता है 4, उसमें संपत्ति का वर्णन किया गया है कि हमारी नगरपालिका की संपत्ति क्या क्या होगी। अगला हमारा जो अध्याय 5 है उसमें वित्त नगरपालिका निधि के बारे में वर्णन किया गया है कि हमारी जो नगरपालिकाएं हैं उनके कौन कौन से फाइनेंशियल उनके फंड्स होंगे। इसमें धारा 76 से 89 तक का वर्णन किया गया है। अध्याय जो 6 है इनमें ऑडिट के बारे में वर्णन किया गया है, धारा 90 से लगा करके 100 तक, कि हमारी जो नगरीय निकाय के जो फाइनेंशियल जो फंड्स होते हैं, जो लेखे हैं, उनकी ऑडिट कैसे होगी, उनका अंकेक्षण कैसे होगा। हमारा जो अध्याय नंबर 7 है उसमें राजस्व के बारे में वर्णन किया गया है। राजस्व मतलब इनकम, कि हमारी जो नगरपालिका है उनकी इनकम क्या होगी और कैसे होगी। इसमें धारा 101 से 140 का वर्णन है। हमारा जो अध्याय 8 है उसमें नगरपालिकाओं की उधारी के बारे में वर्णित किया गया है। इसमें धारा 141 से 151 तक है। हमारा जो अध्याय 9 है उसमें वाणिज्यिक परियोजनाओं के बारे में, जो वाणिज्यिक परियोजनाएं होगी वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर चलेगी, धारा 152 से 155 के अंदर वर्णन किया गया है। अध्याय 10 में नगर पालिकाओं का आर्थिक विकास व योजनाएं कैसे बनेगी इसके बारे में वर्णन किया गया है, धारा 156 से 158 तक। अध्याय 11 में नगरीय विकास कैसे होगा, उनके लिए योजनाएं कैसे बनाई जाएगी, धारा 159 से 199 तक वर्णन किया गया है। हमारा जो अध्याय 12 है उसमें यह बताया गया है कि हमारे जो नगरीय निकाय हैं उनको पावर कहां से प्राप्त होगी, उनकी क्या क्या शक्ति होगी, और यदि इनके क्षेत्र के अंदर यदि किसी प्रकार का कोई अपराध होता है तो उस पर नियंत्रण कैसे पाया जाएगा। इसमें धारा 200 से 297 तक वर्णन किया गया है। अध्याय जो 13 है उसमें अभियोजन वाद विवाद के बारे में जानकारी दी गई है। इसमें धारा 298 से 308 तक वर्णन किया गया है। अध्याय जो 14 है उसमें नियंत्रण के बारे में जानकारी दी गई है। 309 से 327 तक धाराएं हैं इसमें वर्णित। अध्याय जो 15 है उसमें कर्मचारी वर्ग, यानी कि हमारी जो नगरपालिकाएं हैं उनमें कर्मचारियों की भर्ती कैसे होगी, नगरपालिका में जो कर्मचारियों का जो ढांचा है वो कैसा होगा। इसमें धारा 328 से 336 का वर्णन किया गया है। हमारा जो अध्याय 16 है उसमें नियम विनियम उपनियम, जो धारा 337 से 341 तक इसमें वर्णन किया गया है। और हमारा जो सबसे अंतिम भाग है वो है 17, इसमें पंकीर्ण विविध बातों के बारे में इसमें वर्णन किया गया है, जो इसमें धाराएं वर्णित है 342 से 344। तो साथियों हमने इस अध्याय के अंदर जाना मोटे मोटे तौर पर कि हमारा ये जो एक्ट है उस एक्ट के अंदर कुल कितने अध्याय हैं और कौन से अध्याय में किस चीज के बारे में वर्णन किया गया है और कौन सी धारा से लगा करके कौन सी धारा तक कौन से अध्याय में इनका वर्णन किया गया है। चूंकि साथियों आप मान के चले कि इस पेज से कम 2 या 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। अब क्वेश्चन जो पूछने का तरीका है वो डिपेंड करता है आरपीसी के जो पेपर सेटर होते हैं, जो एग्जामिनर होते हैं, वो उनके माइंड के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन 100% आप मान के चलिए कि हमारे इस पेज से 100% 2 या 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अब साथियों बात आती है कि हम इन 17 अध्यायों को कैसे याद करें कि कौन से अध्याय में किस चीज के बारे में वर्णन किया गया है। तो मैंने इसके लिए एक छोटी सी शानदार कहानी बनाई है और हम आगे हमारी कहानी को देखते हैं और फिर हम हमारी जो कहानी है उसको जोड़ेंगे इससे, और आपको पूरी तरह से याद हो जाएगी कि कौन से भाग में किस चीज का वर्णन किया गया है। तो साथियों देखिए, हमारे ये जो 17 अध्याय जो हैं उसमें कौन से अध्याय में किस चीज की जानकारी दी गई है उसको हम एक छोटी सी कहानी के माध्यम से याद करते हैं। शॉर्ट ट्रिक फॉर एक्ट, कि हमारा जो एक्ट है राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 जिसमें 17 अध्याय हैं, हमने पिछली जो पीपीटी है उसमें हमने देखा कि कौन से अध्याय में किस चीज का वर्णन किया गया है और कौन सी धारा से लगा करके कौन सी धारा तक। तो साथियों मेरी ये कहानी ये है कि एक व्यक्ति था, उस व्यक्ति ने जो है स्कूल की स्थापना करने की सोची।
उसने क्या सोचा, एक व्यक्ति था, उसने ये सोचा कि मैं एक स्कूल की स्थापना करता हूं, और साथियों स्थापना को हम कहते हैं गठन, ठीक है। अब जैसे ही उसके दिमाग के अंदर विचार आया कि मुझे एक स्कूल खोलना है, मुझे एक विद्यालय खोलना है, तो आपको भी पता है कि जब कोई भी व्यक्ति जब कोई स्कूल खोलने की सोचता है, विद्यालय के गठन की सोचता है, तो उसको सबसे पहले आवश्यकता महसूस होगी स्टाफ की, कर्मचारियों की, और कर्मचारियों का जो स्टाफ है एज ए प्रशासन की उसे सबसे पहले आवश्यकता होगी। उसे सबसे पहले किसकी आवश्यकता होगी? प्रशासन की, क्योंकि स्टाफ ही तो स्कूल को चलाएगा। उसमें चपड़ासी भी होंगे, उसमें मंत्रालय कर्मचारी भी होंगे, उसमें टीचिंग स्टाफ भी होगा, ये सब चीजें। तो सबसे पहले हमारी खाने में बात आती है कि एक व्यक्ति ने स्कूल की स्थापना या गठन करने की सोची, और उसको स्कूल की स्थापना करते ही उसे प्रशासन की आवश्यकता महसूस हुई। आप इसको फिर जोड़ के चलिए, वहां से हम जोड़ेंगे इसके बाद में, पहले आप पूरी कहानी सुन लीजिए एक बार। जैसे ही उसके दिमाग में प्रशासन की बात आई, उसने सोचा कि प्रशासन को काम करना पड़ेगा, क्योंकि उसने प्रशासन की भर्ती क्यों की है? स्कूल को चलाने के लिए, और प्रशासन काम करेगा। स्वाभाविक सी बात है कि हम यदि स्कूल की स्थापना करते हैं तो हमें प्रशासन की आवश्यकता होती है, और प्रशासन को हम भर्ती क्यों करते हैं? काम करवाने के लिए। हम उसको भर्ती करते हैं कार्य संचालन के लिए। अब कार्य संचालन तो स्टाफ करेगा, स्टाफ काम तो करेगा, लेकिन जब तक हम स्टाफ को काम नहीं बांटेंगे समितियों के माध्यम से प्रभारवाही, तब तक स्टाफ काम सही तरीके से नहीं कर पाएगा। तो हम जो है समितियों के माध्यम से प्रभारवार हम हमारी जो टीम है, हमारा जो प्रशासन है, उसको हम काम बांटेंगे। तो साथियों, सबसे पहले हमने कहानी में यह पढ़ा कि एक व्यक्ति था, उसने स्कूल की स्थापना करने की, गठन करने की सोची। उसके दिमाग में सबसे पहले उसे आवश्यकता महसूस हुई प्रशासन की, और प्रशासन से वो क्या चाहता है? वो काम चाहता है, वो कार्य करवाना चाहता है, और कार्य करवाने के लिए उसने जो है उनको जो है प्रभार वाइज, उनको समिति वाइज, उनको कमेटी वाइज उसने उनको काम सौंप दिया। अब उसने पाया, उसके बाद हमारी जो तीसरी पंक्ति है वो ये है कि अब जो है उसने स्टाफ को काम बांट दिया। अब उसकी स्कूल थोड़ी ठीक चलने लगी, लेकिन उससे पहले आपको पता ये होना चाहिए कि स्कूल को चलाने के लिए हमें किस चीज़ की आवश्यकता होती है? पैसे की। किसकी आवश्यकता होगी? पैसे की। तो सबसे पहले उसकी संपत्ति की उसे आवश्यकता भी होगी स्कूल को चलाने के लिए। किसकी आवश्यकता होगी? संपत्ति की। अब अगला हमारा बिंदु आता है हमारी कहानी के अंदर, वापस हम देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले एक व्यक्ति था, उसने स्कूल की स्थापना, गठन करने की सोची, फिर उसको प्रशासन की आवश्यकता महसूस हुई, प्रशासन को उसने भर्ती किया काम करवाने के लिए, कार्य संचालन के लिए, और इसने इनके कामों को समिति के माध्यम से इसने प्रभारवाही इसने बांट दिया। अब उसको आवश्यकता है संपत्ति की, क्योंकि संपत्ति के बिना कोई काम नहीं होता है। अब उसके पास संपत्ति आ भी गई, उसने स्कूल चला भी ली। अब उसके पास में बच्चों की फीस आना शुरू हो गई। जब उसके पास में बच्चों की फीस आना शुरू हो गई, तो उसके पास में उसने सोचा कि मैं क्यों नहीं, मेरे पास जो पैसा आ रहा है उनके मैं फंड बना लेता हूं, ताकि लेखा जोखा करने में ठीक रहे। तो जैसे ही उसके पास बच्चों की फीस आना शुरू हो गई, तो उसने जो है उन पैसों का एक फंड बना लिया, फाइनेंशियल फंड, जिसे हम वित्त निधि कहते हैं। अब उसने वित्त निधि बना ली, स्कूल उसकी चलती रही। एक दिन उसके दिमाग में विचार आता है कि क्यों नहीं मैं अपने फंड की ऑडिट भी करवा लेता हूं, कि मेरा जो अकाउंट है, मेरा जो फंड है, उसकी मैं ऑडिट करवा लेता हूं। जब उसने अपने इस फंड की, उसने अकाउंट की जब ऑडिट करवाई, तो उसने पाया कि उसके राजस्व में कमी है, यानी क्या है, उसमें रुपए कम है, उसके राजस्व में कम है, क्योंकि उसकी जो आय है, उसका जो राजस्व है वो कम पड़ रहा है। उसने जितना पैसा कमाया उतना फंड में नहीं है, उसकी जितनी आय होनी चाहिए थी, उसका जितना राजस्व होना चाहिए था, उतना नहीं था फंड के अंदर। सीधी सी बात है। एक बार हम इसको वापस रिवीजन कर लेते हैं कहानी को। आसान सी कहानी है, आसान शब्दों में समझे। एक व्यक्ति था, उसने विद्यालय की स्थापना करने की सोची, विद्यालय के गठन की सोची। गठन की सोचते ही उसको सबसे पहले आवश्यकता महसूस हुई प्रशासन की, और प्रशासन की भर्ती वो क्यों कर रहा है? कार्य संचालन के लिए, काम करवाने के लिए। और वह उनको जो है
काम करवाने से पहले उनको वो जो है कुछ कमेटियां बनाएगा, कुछ समितियां बनाएगा और उनको काम वो बांट देगा। इन सब कामों को करने के लिए उसे जो है संपत्ति की आवश्यकता भी है। जब उसके पास में बच्चों की फीस आने लग गई, संपत्ति अच्छी खासी हो गई, अच्छा खासा उसका जो है आय, उसकी जो है इनकम हो गई, बच्चों की फीस आना शुरू हो गई, तो उसने सोचा कि मैं इस पैसे को जो है एक फंड के अंदर जमा करा देता हूं, इसका जो है एक फंड बना लेता हूं, फाइनेंशियल फंड, जिसमें डाल देता हूं ताकि मेरा जो पैसा है, मेरी जो इनकम है वो एक जगह इकट्ठी रहे। उसने फंड बनाया। अब उसने एक समय बाद में अपने फंड की जो है ऑडिट करवाने की सोची। उसने अपने फंड की ऑडिट करवाई तो उसने पाया कि उसके जो है रेवेन्यू के अंदर, उसके जो राजस्व में जो है पैसे कम थे। इतना सबको समझ में आ गया। एक छोटी सी कहानी है, इसको आप दिमाग के अंदर कनेक्टिविटी कर लीजिए कि सीक्वेंस के अंदर कि एक व्यक्ति था, स्कूल की स्थापना की, प्रशासन की आवश्यकता महसूस हुई। प्रशासन की स्थापना क्यों की? कार्यों को करवाने के लिए, और कार्य को उसने बांट दिया समिति के माध्यम से। अब उसको संपत्ति चाहिए। अब जब संपत्ति ज्यादा हो गई तो उसने फंड बनाए और उसने फंड की ऑडिट करवाने की सोची। इतनी सी बात है। जब उसने उसकी ऑडिट करवाई तो उसमें जो है राजस्व में कमी पाई गई। अब उसके फंड में जब कमी पाई गई तो उसको लगा कि मुझे तो नुकसान हो रहा है, इस प्रकार से तो मेरा विद्यालय बंद हो जाएगा, पैसा उधार ले लेता हूं, कुछ पैसा मैं उधार ले लेता हूं, क्योंकि मेरे जो फंड हैं उसके अंदर पैसा बहुत कम है। मुझे जितनी आय होनी चाहिए थी उतनी आय नहीं हुई, उतना मेरा रेवेन्यू कलेक्ट नहीं हुआ, तो मैं कुछ उधार ले लेता हूं। बात आती है उधार की। अब उसने कुछ पैसा उधार लिया। उस व्यक्ति के दिमाग में आया कि मेरी स्कूल ठीक तो चल रही है, लेकिन जितना मुनाफा होना चाहिए था उतना मुनाफा नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं तो कोई दिक्कत आ रही है। मैंने पहले भी फंड बनाया, फंड की जब ऑडिट करवाई तो उसमें पैसा कम मिला। अब मैं क्यों नहीं ऐसा करता हूं कि एक तरफ तो मेरी स्कूल चलती रहेगी और एक तरफ में अपना जो पैसा है, जो उधार मैंने लिया है, उसको जो है मैं अन्य कार्यों में लगा देता हूं, मैं कोई साइड बिजनेस कर लेता हूं। तो उसने जो है साइड व्यापार करने की सोची। उसने वाणिज्यिक परियोजनाओं में पैसा लगाने का सोचा। ये व्यापार है, एज ए व्यापार है, साइड बिजनेस है। और उसने सोचा कि ये जो हमारा व्यापार है इसके अंदर में जो है सार्वजनिक और निजी सहभागिता लेता हूं। मैं इसमें प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर को भी शामिल करता हूं ताकि मुझे ज्यादा मुनाफा हो। अब की बार इसका प्लान सफल रहा। अब जो है हमारा जो व्यक्ति था जिसने स्कूल की स्थापना करने की सोची थी, उसका प्लान जो है सफल रहा और इसका जो है आर्थिक विकास हो गया, क्योंकि इसने इस बार योजनाबद्ध तरीके से काम किया था। इस बार इसको आर्थिक मुनाफा हुआ, इसका जो है आर्थिक विकास हो गया, क्योंकि इसने इस बार जो है योजनाबद्ध तरीके से काम किया था। इसने योजना बनाई थी कि मुझे साइड व्यापार करना चाहिए, और इसने वाणिज्यिक परियोजनाओं में इसने पैसा लगाया था। इसमें जो है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर इसने काम किया था, तो इसकी योजना सफल हो गई। अब साथियों, इस व्यक्ति के दिमाग के अंदर आता है कि मेरा आर्थिक विकास तो हो गया, मुझे आर्थिक मुनाफा तो मुझे अच्छा खासा हो गया, अब क्यों नहीं मैं मेरी जो स्कूल है उसका जो है भौतिक, उसका जो है आर्थिक विकास तो मेरा हो गया, अब मैं स्कूल का विकास क्यों नहीं और कर लूँ। अब मेरी एक बिल्डिंग तो चल ही रही है, मैं क्यों नहीं और बिल्डिंग बना लूँ। तो उसने जो है अपने स्कूल की विकास करने के लिए है उसने सोचा और उसने एक प्लान बनाया। स्कूल के विकास के लिए उसने एक प्लान बनाया। जैसे ही उसने प्लान बनाया तो उसने सोचा कि यार मैं प्लान तो बना रहा हूं, लेकिन जैसे ही मेरी और अन्य स्कूलें होगी तो और अन्य स्कूल होने से मुझे एक तो खतरा ये रहेगा कि अपराध बढ़ेंगे। अपराध कैसे बढ़ेंगे साथियों? जब हम अपने काम को जब बढ़ाते हैं, यदि आपके पास एक फैक्ट्री है, आप यदि 2 फैक्ट्री करते हो और आपके जो कर्मचारियों की संख्या यदि नहीं बढ़ती है, तो आप काम के लोड के अंदर अपराध भी अवश्य बढ़ता है। जहां पर विकास होता है ज्यादा, वहां पर अपराध अवश्य आता है। और इन योजनाओं को, इस प्लान को लागू करने के लिए हमारे पास में क्या होनी चाहिए? शक्ति। उस व्यक्ति को आवश्यकता महसूस हुई कि जैसे मैं अपने स्कूल का और विकास करूंगा, एक स्कूल की जगह में 2 स्कूलें करूंगा, तो जो है अपराध भी बढ़ेगा और शक्ति भी चाहिए। अब जब अपराध बढ़ेगा तो वो जो है व्यक्ति कहां जाएगा? अपराध को रोकने के लिए पुलिस के पास जाएगा, उसके मामले कोर्ट में जाएंगे। और कोर्ट में क्या होता है?
कोर्ट के अंदर अभियोजन होते हैं, वाद विवाद होते हैं। हमें पता है कि जब हम हमारे काम को बढ़ाते हैं तो स्वतः ही अपराध भी होते हैं और हमें उन कार्यों को करने के लिए शक्ति भी चाहिए। और जब हमारे अपराध बढ़ेंगे हमारे अधिकार क्षेत्र में तो हम पुलिस और कोर्ट में जाएंगे, और पुलिस और कोर्ट में क्या होता है, वहाँ पर अभियोजन होते हैं, वहाँ पर वाद विवाद होते हैं, और उसके बाद हमारी ये जो पुलिस और जो कोर्ट हैं उन अपराधों पर नियंत्रण कर लेगी। पुलिस और कोर्ट अपराधों पर नियंत्रण करेगी, स्वाभाविक सी बात है। और फिर ये जो है इस आदमी ने अपने कर्मचारियों को जो है इसने धन्यवाद दिया, कहा कि तुम लोगों ने मेरा अच्छा सहयोग किया, और उसने इनको राय दी कि आगे से आप लोग जो है अपराध से बचने के लिए नियमों की पालना अवश्य करें। और इस प्रकार से ये जो है हमारी कहानी समाप्त होती है। तो साथियों एक छोटी सी कहानी है, यदि हम इसको दिमाग के अंदर इसका 2-3 बार जब रिवीजन करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक यह कहानी याद हो जाएगी। अब इस कहानी को हम हमारी जो नगर पालिका का एक्ट जो 2009 है उसके 17 अध्यायों से इसको हम कैसे जोड़ते हैं, आप देखिए साथियों। हमारी इस कहानी के अंदर सबसे पहले हमने बात की थी कि व्यक्ति ने जो है स्कूल की स्थापना गठन की सोची और उसे सबसे पहले प्रशासन की आवश्यकता महसूस हुई, ये हमने कहा हमारी कहानी के अंदर। तो हम जो है हमारे एक्ट के अंदर अध्याय 2 से 17 को याद करेंगे सीक्वेंस में। अध्याय 1 को हम छोड़ देंगे, उसमें प्रारंभिक चीजों का वर्णन किया गया है। हमारे नगरपालिका एक्ट 2009 के अध्याय 2 में सबसे पहले वर्णन किया गया है नगरपालिकाओं की स्थापना, उनके गठन व उनके प्रशासन या शासन की बात कही गई है अध्याय 2 में। और हमारे इस व्यक्ति ने भी सबसे पहले स्कूल की स्थापना और उसके प्रशासन की सोची थी। आगे जो हमारा अध्याय 3 आता है उसके अंदर नगर पालिकाओं के जो है कार्य संचालन की बात की गई है और वार्ड समिति के गठन की भी इसमें बात की गई है। हमारा जो अगला अध्याय 4 आता है उसमें नगर पालिकाओं की जो संपत्ति है उसके बारे में वर्णन किया गया है। हमारा जो अध्याय 6 आता है उसमें नगर पालिकाओं के जो वित्तीय फंड होते हैं, वित्तीय निधि होती है, उनके बारे में वर्णन किया गया है। हमारा जो अध्याय 6 है उसमें नगरपालिकाओं के जो लेखे हैं, उनके जो फंड्स हैं, उनके अकाउंट के अंकेक्षण की जानकारी हमें मिलती है अध्याय 6 में। आपको समझ में आ रहा है? अध्याय 7 के अंदर नगरपालिकाओं के राजस्व की जानकारी हमें मिलती है कि नगरपालिकाओं का राजस्व कितना होता है, कितनी इनकी इनकम होती है। हमारे अध्याय 8 के अंदर नगरपालिकाओं की उधारियों के बारे में वर्णन किया गया है। हमारे नगरपालिका के एक्ट अध्याय 9 में वाणिज्यिक परियोजनाओं जो सार्वजनिक निजी सहभागिता के आधार पर संचालित होगी उसका वर्णन किया गया है अध्याय 9 में। अध्याय 10 में नगरपालिकाओं के आर्थिक विकास व योजना का वर्णन किया गया है। अध्याय 10। अध्याय 11 में नगरपालिकाओं के विकास व नगरपालिकाओं के विकास के लिए योजनाओं के बारे में वर्णन किया गया है। अध्याय 12 में नगरपालिकाओं की शक्ति और उनके क्षेत्र में होने वाले अपराध के बारे में वर्णन किया गया है। अध्याय 12। अध्याय 13 में नगरपालिकाओं के द्वारा किए जाने वाले अभियोजन और वाद विवाद के बारे में वर्णन किया गया है। 13 हो गया। 14 के अंदर नियंत्रण के बारे में वर्णन किया गया है। और साथियों 15 के अंदर नगर पालिकाओं के जो कर्मचारी हैं उनकी भर्तियों, उनके बारे में वर्णन किया गया है। और नगर पालिका एक्ट के अध्याय 16 में नगर पालिकाओं के जो नियम हैं, उपनियम हैं, विनियम हैं, इनके बारे में वर्णन किया गया है। और हमारे इस अध्याय अंतिम अध्याय 17 में पंकीर्ण के बारे में वर्णन किया गया है कि जो विविध चीजें हैं, जो विविध जानकारी है, उन सबको हमारे अंतिम अध्याय 17 में डाला गया है। तो साथियों आपने देखा कि हमने एक छोटी सी कहानी के माध्यम से हमारे जो नगर पालिका का जो एक्ट जो 2009 है उसके कौन से भाग में किस चीज की जानकारी दी गई है वो हमने एक व्यक्ति की कहानी के माध्यम से हमने जाना। तो साथियों एक बार इस कहानी को हम वापस थोड़ा सा देख लेते हैं इजी वे के अंदर। सबसे पहले
व्यक्ति ने विद्यालय गठन की सोची, उसके बाद उसके दिमाग में प्रशासन की आई, क्योंकि प्रशासन के बिना स्कूल चलेगा नहीं। फिर प्रशासन की भर्ती वो क्यों कर रहा है? वो कार्य संचालन करने के लिए। और ये काम कैसे करेंगे? समितियों के माध्यम से। इन सब चीजों के लिए उससे क्या चाहिए? उसे संपत्ति चाहिए। जब उसके पास संपत्ति ज्यादा हो जाएगी तो वो क्या बनाएगा? वो फंड बनाएगा। हमने ये तो कहा वित्त निधि। जब वो फंड बना लेगा तो वो उनकी ऑडिट करवाएगा। ऑडिट जब करवाएगा तो उसे पता लगेगा कि उसके राजस्व में कमी है। अब जब राजस्व में कमी आ गई तो क्या करेगा? उधार लेगा। वो उधार लेगा। अब क्या करेगा? उसे पता है कि हमारा ये धंधा तो थोड़ा ठीक नहीं चल रहा है, अब हम अन्य कोई साइड बिजनेस करें, तो वो जो है वाणिज्यिक परियोजनाओं में पैसा लगाएगा। ठीक है साथियों? और ये परियोजनाएं कैसे संचालित होगी? PPP मॉडल पे। अब उसने वाणिज्यिक परियोजनाओं में पैसा लगाया तो उसका ये प्लान सक्सेस रहा, तो इस प्लान से उसका आर्थिक विकास हो गया। पर कैसे हुआ? क्योंकि उसने ये काम प्लान से किया था। अब वो क्या करेगा आगे? अब वो जो है अपने विद्यालय के विकास की सोचेगा, तो विकास की अब क्या बनाएगा? योजना बनाएगा। जब वो विकास की सोचेगा, योजना की सोचेगा, जब अपने काम को बढ़ाने की सोचेगा, तो योजना को लागू करने के लिए उसे क्या चाहिए? शक्ति चाहिए। और विकास आते ही क्या आता है? अपराध बढ़ता है। अब अपराध जैसे ही बढ़ेगा तो क्या होगा? हमने क्या पढ़ा था? अपराध जब बढ़ेगा तो क्या होगा? अभियोजन और वाद विवाद होंगे। क्या होंगे? अभियोजन वाद विवाद होंगे। और पुलिस इनके ऊपर नियंत्रण कर लेगी। पुलिस क्या कर लेगी? नियंत्रण करते ही ये अपने कर्मचारियों को मोटिवेट करेगा और उनको कहेगा कि आगे से ऐसी अपराध नहीं हो, इसलिए आप नियमों के तहत काम करें। तो नियंत्रण के बाद उसने कर्मचारियों की बात की और उनको ये कहा कि आप नियम और विनियम उपनियमों के तहत काम करें, और अंतिम भाग में विविध चीज़ों के बारे में वर्णन किया गया है। तो साथियों एकदम बहुत आसान सी ट्रिक है, जिसके माध्यम से आप आराम से जब इसका 2-3 बार जब रिवीजन करो तो आप स्वतः ही आपको ये चीज़ याद हो जाएगी कि हमारे इस एक्ट के 17 भागों के अंदर कौन से भाग में कौन सी चीज़ के बारे में वर्णन किया गया है। एग्जाम के अंदर 100% इस पार्ट से क्वेश्चन आने की संभावना है। इस पार्ट से प्रश्न कैसे आएंगे? सुमेलित कीजिए। एक तरफ हमें देखा भाग, एक तरफ हमें देखा कि वर्णन किस चीज का किया गया है। अब चूंकि हमारे पाठ्यक्रम के अंदर प्रमुख तौर पर 9 भाग दिए गए हैं, उन 9 भाग को तो हमें डिटेल में पढ़ना है, लेकिन कम से कम हमारा ये जो नगरपालिका का एक्ट है उसकी प्रारंभिक जानकारी तो हमें होनी चाहिए कि इसमें कुल कितने अध्याय हैं, कौन से अध्याय में किसका वर्णन किया गया है, इसमें कितनी अनुसूचियां हैं और कौन सी धारा में किस चीज़ का वर्णन किया गया है। कम से कम हमें इसकी प्रारंभिक जानकारी तो अवश्य ही होनी चाहिए। तो साथियों, आई होप आज की हमारी जो क्लास है आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और इसके जो आज की जो कक्षा है उसके नोट्स आपको जल्दी हम टेलीग्राम ग्रुप बनाएंगे, और जिसके अंदर आपको ये नोट्स जो हैं हैंड रिटन आपको उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। साथियों, एक बार पुनः आपसे निवेदन है कि आप आज हमारी जो क्लास थी उसको जो है सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म के ऊपर इसको आप शेयर करें, हमारे इस यूट्यूब चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इसी के साथ साथियों, आपका बहुत बहुत आभार कि आप हमारे साथ बने हुए हैं, और आप आगे भी हमारे साथ बने रहिए। आपको इससे अच्छा मैटर मिलेगा जो आपके परीक्षा के अंदर बहुत उपयोगी रहेगा।